नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार क्लास आज की। और आज की क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने वाला भाग कौन सा है। ठीक है, सीपीयू है, मेमोरी है, बस है या सॉफ्टवेयर है। सवाल पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि ऐसा कौन सा भाग है जो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ता है आपस में। ठीक है, बताइए दोस्तों कौन से भाग में जोड़ते हैं। तो आपको ऐसा भाग दिखाई देता होगा एक, ठीक है, और एक भाग ऐसा दिखाई देता होगा मॉनिटर आपको। ठीक है, और मॉनिटर से ऐसे कनेक्ट रहता है ये, और यहाँ से आपका एक मतलब एक तरीके से कीबोर्ड कनेक्ट रहता है इससे, और साथ में इसी से क्या रहता है दोस्तों, आपका माउस कनेक्ट रहता है। तो इसका क्या नाम होता है दोस्तों, सीपीयू होता है। क्या बोलते हैं इसको आप आम भाषा में, सीपीयू बोलते हैं। वैसे कैबिनेट होता है ये, लेकिन आम भाषा में क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको सीपीयू बोला जाता है। ये होता है आपका मॉनिटर। क्या होता है दोस्तों, मॉनिटर। ठीक है, और मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने वाली केबल जो होती है उसको बोलते हैं वीजीए केबल। क्या बोलते हैं दोस्तों, वीजीए, या फिर बोलते हैं एचडीएमआई केबल। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये होता है दोस्तों आपका कीबोर्ड। तो ये एक तरीके से हम बात करें कि भाई आउटपुट इनपुट डिवाइस, ये आपका मॉनिटर भी इससे जुड़ा है। ठीक है, सीपीयू से। आपका कीबोर्ड भी सीपीयू से जुड़ा हुआ है, और आपका माउस भी क्या है दोस्तों, सीपीयू से जुड़ा होता है। तो इसे बोलेंगे हम सीपीयू, और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग ओके यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से माइंड में बैठ गया होगा। और किस किस के माइंड में बैठ गया भाई, अगर माइंड में बैठ गया तो एक लाइक जरूर करना। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन शानदार है भाई। दूसरा है कि कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है। क्या बोल रहा है दोस्तों, ये अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है डाटा को, रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में। बताइए दोस्तों अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है। अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है भाई, जल्दी से दीजिए। कौन कौन उम्मीदवार है क्वेश्चन का आंसर देने वाले। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए भाई सबसे पहले। ठीक है, ओके, क्योंकि सभी लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों रैम। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये ध्यान रखना एक तरीके से। और रोम की होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि ये एक तरीके से ये फुल फॉर्म जरूर आ जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगी रैम के अंदर होगी, क्योंकि रैम को बोलते हैं दोस्तों अस्थायी मेमोरी। कौन सी दोस्तों, अस्थायी, मतलब लाइट जाते ही इसका डाटा उड़ जाता है। और ये जो रोम होती है वो होती है स्थायी। ठीक है, क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे तीसरा सवाल। तीसरा क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है, रैम है, कैश है, रजिस्टर है या रोम है। बताइए दोस्तों कौन सी मेमोरी है जो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसका डाटा मिटता नहीं है भाई। दोस्तों जो परमानेंट होती है और जिसका डाटा नहीं मिटता है उसे हम बोलेंगे रोम मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, जो जस्ट बता के आया था। और एक तरीके से ये स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों, स्थायी मेमोरी। इसका डाटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें हम एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं इस डाटा को। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रोम। ठीक है, और जबकि यहाँ पे एक तरीके से हम बोले रैम में डाटा होता तो है लेकिन ये अस्थायी होता है। साथ में कैश में भी क्या होता है दोस्तों, अस्थायी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़े समय के लिए डाटा स्टोर होता है। ठीक है, और जो कैश काम आती है वो आती है दोस्तों सीपीयू की गति को तेज करने के लिए, सीपीयू की प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए। इसमें एक तरीके से प्रोसेसिंग तेज होती है इससे, मतलब तेज मेमोरी होती है यहाँ पे कैश मेमोरी। और रजिस्टर मेमोरी भी दोस्तों तेज मेमोरी में ही आती है। ठीक है, फास्ट मेमोरी होती है लेकिन ये अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है रोम का पूरा नाम क्या है, जस्ट बताया था, 2 बार बता दिया दोस्तों। अब तो आप देख के आंसर दे सकते हो। अगर आपने चौथे प्रश्न का आंसर नहीं दिया तो मैं तो ये समझूंगा कि आपका ध्यान है ना वो क्लास में नहीं है। ओके, क्योंकि इसी सवाल का जवाब, इस पूरे नाम को मैंने 2 बार बता दिया इस अभी अभी में। 3 क्वेश्चनों के अंदर 2 बार मैंने इसकी चर्चा की थी। तो मैं वापस एक बार फिर लेता हूँ इसको। ये ऑप्शन में आ रहा है रीड वंस मेमोरी, रैंडम आउटपुट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या रिवाइटेबल आउटपुट मॉड्यूल। बताइए दोस्तों रोम का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए दोस्तों।
मुझे ये पता लगना चाहिए कि आपकी तैयारी स्ट्रांग है भाई, स्ट्रांग हो जानी चाहिए तैयारी आपकी अब, ठीक है। 4 चांद लगा दो तैयारी में, ये मान लो आप, ठीक है। तो दोस्तों रोम का जो पूरा नाम है ना भाई, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में तो, क्योंकि 2 बार बता चुका मैं। रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी। और ये कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी होती है? स्थायी मेमोरी होती है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 5वां। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सारे मेमोरी सवाल आ गया आज तो भाई। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? बात करें यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी, बताइए दोस्तों। हार्ड डिस्क जो होती है दोस्तों, इसको हम HDD भी बोल सकते हैं कई बार। HDD मतलब हार्ड डिस्क होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों इसकी? हार्ड डिस्क होती है। तो ये जो होती है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी होती है दोस्तों? सेकेंडरी। और प्राइमरी में कौन आती है दोस्तों? रैम रोम आती है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, और इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा 6 नंबर का यहाँ पे। बिट और बाइट में क्या संबंध है? बताइए दोस्तों। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 4 बिट्स बराबर 1 बाइट, 16 बिट्स बराबर 1 बाइट, या 2 बिट्स बराबर 1 बाइट, बताइए दोस्तों क्या होता है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की, और 7वां क्वेश्चन है आज का हमारा 1 गीगाबाइट। अब गीगाबाइट क्या होता है दोस्तों? जीबी की फुल फॉर्म होती है। कई बोले जीबी का पूरा नाम क्या होता है? गीगाबाइट होता है। में कितने में? मेगाबाइट। एमबी को क्या बोलते हैं दोस्तों? मेगाबाइट बोलते हैं। ध्यान रखना, जीबी की फुल फॉर्म गीगाबाइट, एमबी की फुल फॉर्म मेगाबाइट। और केबी की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, केबी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? फिर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे। तो यहाँ पे आ रहा है कि 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी में कितना एमबी होता है? 1 जीबी में बराबर एमबी कितना होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। नेट तो आप यूज करते होंगे, तो कितने जीबी नेट आता है आपके पास में, ठीक है। उसको आप एमबी में कन्वर्ट कर लो आप एक बार, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें 512 एमबी होगा, 1024 एमबी होगा, 1000 एमबी होगा, या 2048 एमबी होगा। दोस्तों बात करें 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। क्या होता है दोस्तों? 1024 एमबी होता है, ठीक है। और बात करें दोस्तों, अगर बात करें कि भाई 1 एमबी में कितना केबी होता है? 1 एमबी में बराबर होता है 1024 केबी होता है। क्लियर यहाँ तक का? तो अब बात करें यहाँ पे, इसका सही जवाब क्या आएगा? 1024 एमबी। किस किस का सही है? 7वें में 1024 एमबी किस किस ने कर दिया भाई? तो ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए। और केबी का जो फुल फॉर्म होता है भाई बता देता हूँ, वरना कमेंट में एक बोलोगे पूछा ही क्यों सर जब आता नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, किलोबाइट होता है भाई इसका। क्या होता है? किलोबाइट। ओके, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? किलोबाइट होता है। ओके, उम्मीद है 7वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला, सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए, बैकअप लेने के लिए, फाइल कंप्रेस करने के लिए, या वायरस स्कैन करने के लिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, कैश मेमोरी का जो उपयोग किया जाता है, ओके, वो क्यों किया जाता है? एक तरीके से बता देता हूं मैं, जो कैश मेमोरी होती है वो आपके सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी काम करती है। काम क्यों करती है? क्योंकि ये स्पीड बढ़ाती है सीपीयू की, तेजी से डाटा को एक्सेस करती है। ये क्या करती है दोस्तों? तेजी से डाटा को एक्सेस करती है। और एक तरीके से बता देता हूँ मैं आपको, ये जो कैश मेमोरी होती है ना, वो तेज मेमोरी होती है। तेज मेमोरी बोल सकते हैं अपने इसको, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा 8वां क्वेश्चन। किस किस को समझ में आ गया 8वां क्वेश्चन? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लगनी चाहिए, बोर तो आप होना नहीं है। और चलते हैं अब 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या है भाई साहब? बूटिंग का अर्थ क्या है? बूटिंग का अर्थ क्या है? व्हाट इज बूटिंग? कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, फाइल रीड करना, या प्रोग्राम कॉपी करना। बूटिंग का क्या अर्थ है भाई? जल्दी से बताइए बूटिंग का क्या अर्थ है। कई अगर मेरी क्लास देखी हो आपने, तो मैंने कई क्लासों के अंदर बताया बूटिंग का अर्थ। तो भाई साहब सच में बताया मैंने, बूटिंग का अर्थ कई क्लासों में बताया मैंने। तो आप बताइए मुझे बूटिंग का अर्थ क्या है? दोस्तों बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। क्या होता है दोस्तों?
कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना भी बूटिंग कहलाता है। क्लियर यहाँ तक का? तो ए ऑप्शन इज राइट, कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, विंडोज में रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? विंडोज में रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन, डिलीटेड फाइल को अस्थायी रूप से रखना, फाइल्स को कंप्रेस करना, वायरस स्कैन करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। मुझे लगता है कि आपको रिसाइकल बिन का एक अर्थ तो पता होगा भाई। कंप्यूटर जिसके पास में है ना, उसको पता है रिसाइकल बिन के बारे में। अब मुझे बताइए कंप्यूटर किस किस के पास में है भाई आपके, ठीक है? जिसके पास में होगा उसको रिसाइकल बिन का पता होगा अच्छे से। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रिसाइकल बिन का क्या अर्थ है। इसे बोलते हैं दोस्तों कंप्यूटर का कचरा पात्र। क्या बोलते हैं भाई साहब? कंप्यूटर का कचरा पात्र बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अनवांटेड फाइल डालते हैं अपन। कौन सी फाइल दोस्तों? अनचाही फाइल। अनचाही फाइल डिलीट करते हैं, डिलीट करते तुरंत यहाँ पे आ जाती हैं आपकी। तो यहाँ पे आएगा डिलीटेड फाइल को अस्थायी रूप से रखना। अगर आप चाहो तो वापस यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है? आपके ऊपर है भाई, अगर आप चाहो तो वापस रिस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकल बिन का जो अर्थ होता है कंप्यूटर का कचरा पात्र, डस्टबिन बोल सकते हैं अपन इसको एक तरीके से। और इसमें क्या होती है? कंप्यूटर की डिलीटेड फाइलें स्टोर होती हैं, ठीक है? अब सवाल ये बनता है कि अगर मान लो कोई फाइल को परमानेंट डिलीट करना है और रिसाइकल बिन में नहीं जाए, जैसे रिसाइकल बिन आपको ऐसा दिखाई देता है, एक ऐसा डिब्बा, इसके अंदर आप मानते हो कि इसके अंदर नहीं जाए, डायरेक्ट परमानेंट हट जाए, तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस करनी पड़ेगी। कौन सी की दोस्तों? DELETE, डिलीट की यहाँ पे प्रेस करनी पड़ेगी, जिससे क्या हो जाती है दोस्तों? फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है। ओके, अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट प्रेस करते हो किसी फाइल को सिलेक्ट करके, तो वो क्या हो जाती है? परमानेंट डिलीट हो जाती है। और उसका मतलब है कि वो फाइल फिर रिसाइकल बिन में नहीं आएगी, परमानेंट हट जाएगी, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 11वां सवाल क्या है? विंडोज में एक्सप्लोरर का मुख्य कार्य क्या है? फाइल और फोल्डर को मैनेज करना, इंटरनेट चलाना, वायरस हटाना या गेम खेलना? जल्दी से बताइए दोस्तों मुझे। कंप्यूटर यूज करते हैं तो इसका तो आपको अच्छे से पता होगा भाई साहब। और साथ में अगर कोई शख्स को इसकी शॉर्टकट की पता है तो वो भी बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको सारी चीजें। देखते हैं कौन कौन लोग 11वें क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम है भाई। दीजिए जल्दी जवाब। देखिए दोस्तों, विंडोज एक्सप्लोरर का जो शॉर्टकट की होता है ना भाई साहब, ये होता है विन प्लस ई। ओके, विन प्लस ई, इसको एकदम रट लेना क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसकी शॉर्टकट की पूछी जा सकती है। विंडो की प्लस ई प्रेस करने से विंडोज एक्सप्लोरर ओपन होता है। और ये क्या काम करता है दोस्तों? ये काम करता है भाई साहब एक तरीके से फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करना। क्या दोस्तों? फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने का काम करता है ये। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। विन प्लस ई से क्या होता है? विंडोज एक्सप्लोरर ओपन होता है और ये क्या काम करता है? फाइल और फोल्डर को मैनेज करता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कई लोग बोलेंगे विन की कौन सी आ गई भाई ये कंप्यूटर के अंदर? तो देखो स्टार्ट बटन होता है ना, ऐसा ऐसा आपको नजर आ रहा होगा एक बटन, ठीक है? ऐसा बटन नजर आता है एक तरीके से, आप कीबोर्ड में देखना। या फिर एक तरीके से जो टास्क बार होता है ना, ऐसा, ये जो आपका मॉनिटर है इसके नीचे टास्क बार होता है, ऐसा टास्क बार की इस साइड देखना, इस साइड में आपको नजर आएगा एक बटन, उसे बोलते हैं स्टार्ट बटन, है ना? तो ऐसा एक बटन होता है। और वैसे ही बटन की साइज की कीबोर्ड में कुंजी पाई जाती है, उसे बोलते हैं विंडो की। क्या बोलते हैं दोस्तों? विंडो की बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। और अगला सवाल है 12वां। यहाँ पे 12वां सवाल क्या है? कंट्रोल जेड का उपयोग किसके लिए होता है? यूज ऑफ कंट्रोल जेड, अंडू करने के लिए, रीडू करने के लिए, कट करने के लिए, सेव करने के लिए? जल्दी से बता दीजिए क्योंकि ये तो एकदम इजी सवाल है भाई साहब, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है आप आराम से इसका आंसर दे देंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं दोस्तों मैं। कंट्रोल जेड होता है दोस्तों अंडू करना। क्या होता है दोस्तों? अंडू करना होता है। तो रीडू करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? कंट्रोल के साथ में वाई प्रेस करना पड़ता है हमको। कट करने के लिए कंट्रोल के साथ में आपको प्रेस करना पड़ेगा एक्स। और सेव करने के लिए भाई साहब कंट्रोल के साथ में आपको प्रेस करना पड़ेगा एस।
उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और कंट्रोल जेड की भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगे तो अंग्रेजी में पढ़ लेना उनको। ठीक है, दोनों भाषाओं में पढ़ना, आराम से क्वेश्चन को समझना, फिर आंसर देना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कंट्रोल वाई का उपयोग क्या है? अंडू करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, या रीडू करने के लिए? तो दोस्तों भी जस्ट बता के आया था मैं, इसका होता है कंट्रोल वाई का रीडू करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? रीडू करने के लिए। अंडू के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम जेड प्रेस करेंगे, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे, पेस्ट के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे। पेस्ट करने के लिए किस किस के माइंड में ऐसा रहा है कंट्रोल पी प्रेस करने से पेस्ट हो जाएगा? पी फॉर पेस्ट नहीं होता, वी फॉर हमको पेस्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल वी प्रेस करना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल वी पेस्ट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 14। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की मतलब क्या है? एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए चार्ट इन एक्सेल, F9, कंट्रोल सी, F11 या शिफ्ट F11? बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब इसका? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कष्ट करें। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो होगा दोस्तों F11। क्या होगा दोस्तों? F11 होगा, सी ऑप्शन इज राइट। F11 से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। किस किस का सही है भाई F11? अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। एक्सेल में कौन सा फंक्शन एवरेज निकालने के लिए प्रयोग होता है? विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड एवरेज? एवरेज का, सम का, काउंट का, या टोटल का? दोस्तों बात करें एवरेज का, जो अर्थ होता है, एवरेज का अर्थ होता है औसत निकालना। क्या होता है दोस्तों? औसत निकालना होता है। ओके, और औसत निकालने के लिए प्रयोग करेंगे दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला, जिसको पूरा लिखना पड़ता है इक्वल AVERAGE। ठीक है, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा और ये एवरेज निकालेगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपको पता लग गया आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि एवरेज की बात कर रहा है। अगर बात करें सम की दोस्तों, ये जोड़ता है दोस्तों, जोड़ने के काम आता है। ठीक है, काउंट का आता है दोस्तों संख्या या नंबर गिनने के लिए, संख्या बोल देगा या नंबर बोल देगा, जिनको गिनने के लिए काम आता है कितनी संख्या है। ओके, टोटल का यहाँ पे कोई काम नहीं आता। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको सारी चीजें। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 15 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई, तो उम्मीद है 15 तक आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, नए बोर हुए होंगे। ठीक है, पानी पी लीजिए आराम से आप एक बार, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं ना आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। कोई नहीं दे रहा भाई, शेयर कर दो, चलो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे, वरना सर्च करते रह जाओगे आप वीडियो को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है? एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है? एग्जाम्पल ऑफ सेल एड्रेस, A1, 1A, रो 1 या सेल 1? दोस्तों एक राज की बात बताता हूं मैं इसमें आपको। देखिए ये कॉलम होते हैं ऐसे एक्सेल में, अगर आपने देखा हो तो, और ऐसे आरडी लाइन को बोलते हैं दोस्तों रो हम। ये जब आपस में ऐसे मिलती है तो कुछ ऐसा नजर आपको देखने को मिलता है, ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे जा करके मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ एक बार। पेन ले लिया मैंने रेड वाला यहाँ पे, और ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, इसको दोस्तों बोलते हैं हम सेल। ध्यान देना, ये सेल बोलते हैं। और जो कॉलम चलते हैं वो चलते हैं ABCD में चलते हैं ऐसे, और जो रो चलती हैं वो चलती हैं 1 2 3 ऐसे। ठीक है, ये ऐसे रो चलती हैं। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे ये रो होता है, और यहाँ पे जो 1 2 में क्या चलता है? कॉलम, रो चलती है। ए में क्या चलता है? यहाँ पे कॉलम चलता है। ये कॉलम है और ये क्या है दोस्तों? रो है। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सबसे पहले अगर कोई एड्रेस आपको नजर आता है तो पहले देखो जो सेल बनती है ना, ये बनती है कॉलम और रो से मिलकर के बनती है। ठीक है, कॉलम जो आते हैं वो आते हैं ABCD में, रो आती है गिनती में। तो ऐसे मिलाओ इसको, A1 आ जाएगा यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, ऐसा आपको सेल एड्रेस मिलेगा, जहां पे पहले तो आपको मिलेगा कौन? कॉलम मिलेगा। मतलब सेल की शुरुआत होती है पहले कॉलम से, और बाद में उसका नाम आता है रो पे। मतलब अगर आपको एक सेल का नाम देना है तो पहले कॉलम देखना पड़ेगा, फिर आपको रो देखनी पड़ेगी। तो पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर रो का नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों A1, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है? कॉलम का नाम है, और 1 क्या है दोस्तों? रो का नाम है। तो यहाँ पे आएगा A1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ए ऑप्शन यहाँ पे किस किस को समझ में आ गया है भाई? ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों
अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा 17वां। एक्सेल में वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2016 की बात करें तो यहाँ पे लिख रखा है एक्सेल 2016, इसमें बताइए मुझे कि कितने कॉलम्स होते हैं। दोस्तों बात करें एक्सेल 2016 में जो कॉलम की संख्या होती है वो थी 16,384 है। कितनी है दोस्तों? 16,384 है। अंतिम कॉलम का नाम है XFD। कौन सा है दोस्तों? XFD कॉलम है अंतिम, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। बात करें 256 की तो ये थे 2003 में, और यहाँ पे अंतिम कॉलम का नाम था IV। क्या था दोस्तों? IV था। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और 10,48,576 जो है ना यहाँ पे, ये होती है दोस्तों रो। ये रो किसमें है दोस्तों? 2007 के बाद ये रो आपको नजर आएंगी सभी में। तो 2016 में कितनी रो है दोस्तों? 10,48,576 है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि अंतिम कॉलम का नाम क्या है दोस्तों? XFD है। क्या है दोस्तों? XFD नाम है भाई अंतिम कॉलम का, XFD। ये चलते हैं A से लेकर के XFD तक। ठीक है, और पहले कब थे? 2003 की बात करें तो A से IV तक थे, ध्यान रखना इस चीज का। और ये चलते किसमें कॉलम? अक्षर में चलते हैं, अक्षर में। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की। और 18वां क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस का उपयोग कहाँ होता है? पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस का उपयोग कहाँ होता है? स्लाइड बदलने के समय, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, चार्ट बनाने में, या टेबल इंसर्ट करने में? बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस का उपयोग कहाँ होता है? स्लाइड बदलने के समय, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, चार्ट बनाने में, टेबल इंसर्ट करने में? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा स्लाइड बदलने में। क्या होगा दोस्तों? स्लाइड बदलने में होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, ओके, अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, पावर पॉइंट में एनिमेशन किस पर लगाई जाती है? 19वां सवाल है भाई, पावर पॉइंट में एनिमेशन किस पे लगाई जाती है? एनिमेशन इज अप्लाइड ऑन टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर, केवल बैकग्राउंड पर, केवल स्लाइड पर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में एनिमेशन किस पर लगाई जाती है? टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर, केवल बैकग्राउंड पर, केवल स्लाइड पर, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं इसका आंसर भाई। दोस्तों यहाँ पे बात करें, जो एनिमेशन होती है वो लगती है टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर। किस पे दोस्तों? टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे लगती है। क्लियर यहाँ तक का? उम्मीद है आपको 19 सवाल समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और किस किस को आ गए भाई जल्दी से बताइए मुझे। अब चलते हैं 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने का शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने का शॉर्टकट क्या है? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने का शॉर्टकट क्या है? दोस्तों बात करें, अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन को सेव करने की, तो वो करते हैं हम दोस्तों कंट्रोल के साथ में एस प्रेस करके, कंट्रोल एस से। तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल एस। यहाँ पे बात करें दोस्तों, पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं आज हम। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? पावर पॉइंट के अंदर तो कंट्रोल पी से प्रिंट ही होता है, यहाँ पे कंट्रोल ओ से होता है दोस्तों सेव फाइल ओपन होती है। सेव फाइल को ओपन करते हैं, जो पहले से फाइल सेव होती है ना, उसको हम क्या करते हैं दोस्तों? ओपन करते हैं। ध्यान रखना विशेष, ओपन करते हैं। और कंट्रोल डी से क्या करते हैं? कंट्रोल डी से दोस्तों करते हैं हम डुप्लीकेट स्लाइड। क्या करते हैं? डुप्लीकेट स्लाइड, SLIDE, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये किस में बात करते हैं हम? MS पावर पॉइंट की बात करते हैं, उसके अंदर होता है। ठीक है, वैसे कंट्रोल डी की बात करें तो कंट्रोल डी अलग अलग काम आता है सभी जगह पे। ठीक है, तो उम्मीद है आगे बताऊंगा मैं। और पिछली क्लास देखी तो मैंने बता रखा है कंट्रोल डी का सभी का उपयोग, कहाँ पे क्या क्या उपयोग होता है इसका। अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। ठीक है, और 20 तक क्लास कैसी लगी आपको, कितने क्वेश्चन सही हो गए, वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही दोगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल क्या है दोस्तों? साइबर क्राइम में मालवेयर क्या है? व्हाट इज मालवेयर? मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्लेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, या मेजरमेंट टूल? बताइए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा 21वें सवाल का जवाब क्या होगा भाई। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन इज राइट। 21वें में आएगा दोस्तों सी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं दोस्तों 22वें सवाल की ओर। 22वां है, ध्यान से देखिएगा, वायरस का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला आ रहा है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिंग
या फिर यूजुअल इंटरनल रिकॉर्ड यूजर सिस्टम, या वर्चुअल इनपुट रिकॉर्ड यूटिलिटी सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों वायरस का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा वायरस का फुल फॉर्म क्या है। किस किस को आता है भाई वायरस का फुल फॉर्म? दोस्तों वायरस का जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों क्या है, बता दिया आपने। वायरस का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइन। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? कौन कौन ऐसा शख्स है जिसने पहला ऑप्शन यहाँ पे टिक किया था? तो कैसे नहीं, जिसको आता था पहले से, क्योंकि एक दो क्लास से मैंने इसकी चर्चा की थी आपसे, ठीक है पीछे। अब चलते हैं दोस्तों 23वें सवाल की ओर। 23वां सवाल है राजस्थान में ई मित्रा केंद्र पर कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं लगभग? समथिंग पूछ रहा है ये, अप्रोक्स बताइए दोस्तों। 50 है, 150 है, 400 प्लस है, या 1000 प्लस है? तो आई थिंक 1000 प्लस है, 1000 प्लस है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, 1000 प्लस, ठीक है। अब सवाल यह आएगा कि ई मित्रा का संबंध किससे है? ई मित्रा का संबंध किससे है भाई? तो ई मित्रा का संबंध कौन से स्टेट से है, सॉरी कौन सा स्टेट से आपका ई मित्रा का संबंध है? तो वह दोस्तों राजस्थान से। ये पूछा जा सकता है कई बार, इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। ई मित्रा का संबंध कहाँ से है दोस्तों, कौन से स्टेट से? राजस्थान से, ठीक है। RAJASTHAN, राजस्थान, ओके। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 24वां। CSC का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CSC। तो कई बार पूछ लिया ये सवाल ही मैंने। कॉमन सर्विस सेंटर है, कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल है, सेंट्रल सर्विस कमीशन है, या कॉमन सॉफ्टवेयर सेंटर है? जल्दी से बताइए दोस्तों CSC का पूरा नाम क्या है। इजी है वैसे, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ओके। तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम, क्या बोलेंगे भाई? कॉमन सर्विस सेंटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉमन सर्विस सेंटर बोलेंगे। और आपको बता देता हूं मैंने काफ़ी क्लास डाल रखी है प्लेलिस्ट में, ओके। आप एक बार जाके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। सारी क्लास एक बार देखिए, सारी क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक क्लास के भरोसे मत रहना, सारी क्लास देखना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऐसे बोला जाता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने तो आपकी क्लास देखी, इसमें क्वेश्चन नहीं मिले। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूं मैं, तो सारी क्लास देखो आप एक बार, ठीक है। और जल्दी जल्दी देखो, आराम से 2x कर लो, आराम से इसी स्पीड में आराम से देख सकते हो, आधा ही टाइम लगेगा आपको क्लास देखने में, ठीक है। और एक नोटबुक ले लो जहाँ पे आप नोट करते जाओ कि भाई ये क्वेश्चन हार्ड है, इसको लिख लेता हूं मैं, बार बार देखने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। तो आराम से आप ऐसे करो, आराम से ये फंडा अपनाओ, ठीक है। और एक दिन में कम से कम 4-5 क्लास देखो, ठीक है अभी तो। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, डिजी लॉकर किस मंत्रालय के तहत है? डिजी लॉकर किस मंत्रालय के तहत है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? बताइए दोस्तों डिजी लॉकर किस मंत्रालय के तहत है, ओके। तो बताइए दोस्तों क्या होगा 25वें का सही जवाब भाई? तो दोस्तों यह आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा आज का 26वां। आधार कार्ड किस तकनीक पर आधारित है? आधार कार्ड किस तकनीक पर आधारित है? तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, बार कोड पे है, QR कोड ओनली, या OTP ओनली? बताइए दोस्तों, इजी सवाल है, इससे इजी क्या मिलेगा आपको, ये तो आपको पता ही होगा भाई। तो देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी दीजिएगा। मैं देता हूं आपको 5 सेकंड का समय। कम है क्या? 10 सेकंड कर दूं? नहीं, 5 सेकंड काफी है। तो दोस्तों आधार कार्ड किस तकनीक पर आधारित है? तो वह दोस्तों बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 27वां। आधार में UID का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ UID इन आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिवर्सल आइडेंटिटी, यूजर आइडेंटिटी, या यूनिफाइड ID? बताइए दोस्तों आधार में UID का मतलब क्या है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए दोस्तों आधार में UID का मतलब क्या है? दोस्तों आधार में UID का जो मतलब है वो है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन। क्या है दोस्तों? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ए ऑप्शन इज राइट।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड में यूआईडी का मतलब है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 28वां, आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई। वैसे ये सवाल आ सकता है आपकी एग्जाम में, अब की बार पूछा नहीं गया अभी तक ऐसा सवाल। आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई भाई, 2005, 2009, 2011 या 2014? बताइए दोस्तों, आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई? अगर किसी को आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, किसी को डेट याद है क्या, किस डेट को हुई थी? डेट और सन दोनों याद हो बताइए देगा, किस किस ने गहराई से पढ़ रखा है आधार कार्ड को। दोस्तों यहाँ पे आएगा, सही जवाब होगा आधार कार्ड की जो शुरुआत हुई थी भाई, वो हुई थी 28 जनवरी। याद आया आपको? 28 जनवरी 2009 को आधार कार्ड की स्टार्टिंग हुई थी। ओके, शुरुआत हुई थी। तो 28 जनवरी 2009 को हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी? 28 जनवरी 2009 को हुई थी। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 29वां। ठीक है, 29वां क्या है दोस्तों? UIDAI का पूरा नाम क्या है? और जो UIDAI है ना, वही जारी करता है दोस्तों। यही क्या करता है? आधार कार्ड जारी करता है। क्या करता है दोस्तों? आधार कार्ड जारी करता है। ठीक है, तो सवाल आ सकता है निम्नलिखित में से कौन आधार कार्ड जारी करता है भाई? UIDAI करता है। अब यहाँ पे आ रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल आइडेंटिटी एजेंसी ऑफ इंडिया, यूजर आईडी एक्सेस ऑफ इंडिया, यूनिफाइड आईडी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बताइए दोस्तों यहाँ पे UIDAI का पूरा नाम क्या है? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। इसका पूरा नाम है दोस्तों U फॉर यूनिक, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, A फॉर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पूरा नाम है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आधार कार्ड जारी कौन करता है? यही करता है भाई साहब। ठीक है, तो कई बार सवाल यह जाता है कि आधार कार्ड जारी कौन करता है? तो UIDAI करता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, आधार कार्ड आधार संख्या कितने अंकों की होती है? ये सवाल आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। एक तरीके से PYQS मान सकते हो इसको आप, ये आ चुका है। ठीक है, अगर आप पिछले क्वेश्चंस देखते हो ना पिछले पेपर के, तो उनमें देखना है, सवाल मिल जाएगा आपको। आधार संख्या कितने अंकों की होती है? अब सोचोगे इतना सीधा सवाल आ गया एग्जाम में, आ जाता है भाई। ठीक है, तो आधार संख्या कितने अंकों की होती है भाई? 10, 12, 14 या 16? जल्दी से बताइए, आधार संख्या कितने अंकों की होती है? अगर ये सवाल अगर आप नहीं दे पाए इसका आंसर, तो क्या ही कहना फिर, है ना? फिर तो आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब। उम्मीद है आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे भाई। आधार संख्या कितने अंकों की होती है? बताइए कितने अंकों की होती है आधार संख्या? दोस्तों आधार संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों 12 अंकों की। 12 डिजिट होते हैं इसमें आधार कार्ड में। ठीक है, अब 12 होते हैं। पैन कार्ड में कितने होते हैं भाई साहब? पैन कार्ड में होते हैं 10। और जन आधार में कितने होते हैं? जन आधार की बात करें तो इसमें भी 10 होते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो यहाँ से सवाल बन सकता है पैन कार्ड और जन आधार में कितने होते हैं? 10-10 होते हैं, इसमें 12 होते हैं। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 31वां, राजस्थान में SSO पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान SSO पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ SSO, सिंगल साइन ऑन, या फिर सिस्टम सर्विस ऑनलाइन, स्टेट सर्विस ऑफिस, या सिग्नल सिस्टम ऑपरेशन? बताइए दोस्तों SSO का पूरा नाम क्या है भाई? बताइए जल्दी, SSO का पूरा नाम क्या है? दोस्तों SSO का जो पूरा नाम है वो आपको पता होगा, क्योंकि आपने SSO तो देखा होगा दोस्तों, ऐसी बात तो नहीं है। दोस्तों SSO का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन। ओके, ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। और जिसको क्लास धीमी लग गई है तो 2x कर सकते हैं आराम से। ओके, अभी चलते हैं दोस्तों 32वें सवाल की ओर। ठीक है, 32वां क्या है, ध्यान से देखिएगा। SSO ID का उपयोग किस लिए होता है भाई? किस लिए होता है SSO ID का उपयोग? राजस्थान गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विस के लिए, बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए? बताइए दोस्तों SSO ID का जो एक तरीके से हम बात करें उपयोग है वो किस लिए होता है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा मुझे, SSO ID का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों SSO ID का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों राजस्थान की गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विस के लिए। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। राजस्थान गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विस
सेज के लिए। ओके, तो उम्मीद है 32वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई। और थकी मत, अगर ज़्यादा थक रहे हैं तो चाय वगैरह पी लीजिए, आराम से रिलैक्स होइए, लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर क्लास आगे देखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 32 33 सवाल की ओर। ध्यान रखना दोस्तों, मैं भी तो एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो आप भी देखिए दोस्तों, ठीक है। आपके लिए तो कर रहा हूँ मैं सब, तो आप भी एक काम कीजिए, शेयर जरूर कर देना अभी, ठीक है, जिससे अपने दोस्तों का फायदा हो जाए कुछ। आरटीआई का पूरा नाम है, आरटीआई का पूरा नाम, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंटरनेट, रजिस्टर टू इंफॉर्मेशन, रिसोर्स ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। बताइए दोस्तों आरटीआई का पूरा नाम क्या है? आरटीआई का पूरा नाम क्या है भाई? तो आरटीआई का पूरा नाम है दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या है दोस्तों? राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ओके, हिंदी बोलते हैं सूचना का अधिकार। अब चलते हैं दोस्तों 34 सवाल की ओर। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? बताइए दोस्तों, ब्लूटूथ इज व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क? लैन, वैन, मैन और पैन, कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो बताइए दोस्तों कौन सा है? अगर आपको आता है, ब्लूटूथ तो आपने सबने यूज किया होगा, लेकिन अब आंसर देने में बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब होगा, वो होगा डी ऑप्शन, पैन। अब आप बोलोगे पैन या पैन कार्ड होता है कि नहीं, पैन कार्ड अलग होता है, ये पैन अलग है। अगर ब्लूटूथ की तरफ से देखा जाए तो इसे बोलेंगे हम परमानेंट तो नहीं बोलेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर तो पैन कार्ड का होता है, ठीक है। लेकिन इसके संबंध में क्या होता है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? PERSONAL, पर्सनल एरिया, ARIA, एरिया नेटवर्क, NETWORK। ओके, मैन का क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा ध्यान रखना, मैन का क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन, METRO, ठीक है, POLITAN, एरिया नेटवर्क। ओके, इसके बाद हम बात करें वैन की, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, और लैन का तो आपको पता ही होगा दोस्तों, लैन का लिख देता हूं मैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो यहां से ये फुल फॉर्म्स आ सकती हैं, ध्यान देना। और यहाँ पे ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? पैन का, ठीक है, PAN। अब आप बोलोगे पैन तो पैन कार्ड होता है ना भाई, तो पैन कार्ड की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे। पैन कार्ड का तो क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ध्यान रखना। लेकिन ये नेटवर्क की बात की जा रही है, ब्लूटूथ के नेटवर्क की, ठीक है। ये पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 35वां, आईसीटी का उपयोग शिक्षा में किस रूप में होता है? आईसीटी का उपयोग शिक्षा में किस रूप में होता है? हाउ आईसीटी इज यूज्ड इन एजुकेशन? सिर्फ गेम खेलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल के लिए, स्मार्ट क्लासेज के रूप में, या इनमें से कोई नहीं, या नन? ओके, आईसीटी का उपयोग शिक्षा में किस रूप में होता है? बताइए दोस्तों किस रूप में होता है? 35वां क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, आप बता सकते हैं आराम से। दोस्तों आईसीटी का जो उपयोग होता है, एक तरीके से बात करें इसके उपयोग की हम, तो इसका उपयोग होता है स्मार्ट क्लासेज के रूप में। किसमें दोस्तों? स्मार्ट क्लासेज के रूप में होता है। किस किस का सही है भाई? स्मार्ट क्लासेज के रूप में। अब चलते हैं दोस्तों 36वें सवाल की ओर। 36वां है फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, या फिर सेंट्रल पावर यूनिट? बताइए दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? बात करें सीपीयू की, तो इसे हम दोस्तों कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्यूटर का ब्रेन या फिर माइंड हम बोल सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो दिमाग भी बोल सकते हैं इसको, और ब्रेन भी बोल सकते हैं, मस्तिष्क भी बोल देते हैं वैसे। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बता चुका इसी क्लास में, और वापस दोहरा दिया मैंने, तो ध्यान रखना। कई बार ये सवाल आ जाते हैं, कई बार ये सोचते ना, पर ये इजी सवाल है, ये आएगा क्या, वही आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ना है इसको आराम से, आंसर देना है आराम से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 37वें सवाल की ओर। 37वां क्या है, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर वायरस फैलने का मुख्य माध्यम कौन सा है? कंप्यूटर में वायरस फैलने का मुख्य माध्यम कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, मुख्य माध्यम कौन सा है कंप्यूटर में वायरस फैलने का? पहला ऑप्शन पेन ड्राइव, कीबोर्ड, सीपीयू, या यूपीएस?
बताइए दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बता दीजिएगा। आपको पता होगा, अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह होंगे तो वायरस कैसे फैलते हैं भाई, इन्हीं ऑप्शनों से फैलते हैं। ठीक है, यूपीएस से फैलते हैं क्या, नहीं फैलते हैं। सीपीयू से फैलते तो है, लेकिन सीपीयू लेके कहाँ से आएगा वायरस, ये कोई माध्यम थोड़ी ना है। माध्यम है, नहीं है, माध्यम नहीं है। कीबोर्ड भी नहीं है, पेन ड्राइव है। अब पेन ड्राइव माध्यम क्यों है, देखिए दोस्तों, पेन ड्राइव क्यों आया दोस्तों, आप सोच रहे हो सीपीयू से फैलते हैं, नहीं, पेन ड्राइव से फैलते हैं। अब क्यों फैलते हैं पेन ड्राइव से, इसका एक रीजन है। मान लो आपका फ्रेंड का सीपीयू है, ये आपके फ्रेंड का सीपीयू है और ये आपका है। ठीक है, आपने मान लो कोई सूचना या इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा आपने आपके फ्रेंड से कंप्यूटर से लिया, किसके माध्यम से लेंगे हम, पेन ड्राइव से लेंगे। आप लेके जाओगे, ले पेन ड्राइव लगा इसमें और ये सॉन्ग डाल दो आप, तो वो लगाएगा किसमें, उसके सीपीयू में लगाएगा। और उसके सीपीयू मान लो वायरस थे, पहले से ही बैठा था वायरस इसमें। अब वो क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा आपकी पेन ड्राइव में। और आप क्या करते हो, पेन ड्राइव को ले आते हो अपने सीपीयू में, और यहाँ पे जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हो तो वो वायरस जो उसके में था ना, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके में भी आ जाएगा। तो माध्यम क्या है वायरस फैलने का, पेन ड्राइव है। इसमें समझ में आ गया आपको भाई, आपने पेन ड्राइव यूज करी होगी, ठीक है, तो उसके माध्यम से वायरस आता है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। किस किस को समझ में आ गया भाई ये चीज, ठीक है। तो वायरस फैलाने का एक मुख्य माध्यम कौन सा है दोस्तों, पेन ड्राइव है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ पेन ड्राइव अपनी पर्सनल रखा करो, किसी को शेयर मत कीजिए, ठीक है, जिससे आपका डाटा ना तो क्रैक होगा ना खराब होगा। ठीक है, कई बार डाटा खराब हो जाता है ऐसे, तो मत कीजिएगा ऐसे यूज, ठीक है, पर्सनल रखो। अब चलते हैं दोस्तों 38वें सवाल की ओर। 38वां क्या है दोस्तों, ईमेल में बीसीसी का अर्थ है। ईमेल में बीसीसी का अर्थ है। पहली बात तो ईमेल में ध्यान रखना, मुझे लगता है कि अब क्या ये आ सकता है कि भाई ईमेल की पूरा नाम क्या होता है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और ये काम क्या आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या काम आता है दोस्तों, ये काम आता है संदेश भेजने के, संदेश भेजने या प्राप्त करने का काम आता है, ध्यान है इस चीज का। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे बीसीसी का क्या होता है, तो बीसीसी का यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है बाइनरी कॉपी कोड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैकअप कम्युनिकेशन कॉपी या ब्रॉडकास्ट चैनल कॉपी। तो यहाँ पे जो आएगा दोस्तों वो आएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या आएगा दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। किस किस का सही था यहाँ पे, बी ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 39वें सवाल की ओर। 39वां क्या है दोस्तों, www का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो, वाइड वेब वर्ल्ड या फिर वेब वाइड वर्ल्ड। बताइए दोस्तों क्या है इसका पूरा नाम, जल्दी से बताइए। तब तक थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं आपसे। आज की क्लास में होने वाले हैं बस 50 क्वेश्चन, तो 39 हो चुके हैं, 11 और बच्चे हैं, तो उम्मीद है आप पूरे क्वेश्चन देखना, ठीक है। 50 क्वेश्चन थे इस क्लास में, ठीक है, तो 11 और बच रहे हैं, उनको भी करा दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन आपको पूरी क्लास देखनी है आराम से। तो www का पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है, क्या होता है भाई, जल्दी से बता दीजिए अगर आता है तो। इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही था भाई 39वां। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर, इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे बस। आईपी एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है, आईपी एड्रेस फॉर्मेट क्या है दोस्तों, नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स, ओनली अल्फाबेट या फिर ओनली सिंबल्स, बाइनरी कैरेक्टर ओनली। दोस्तों यहाँ पे आईपी एड्रेस के पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, और एड्रेस आप लगा देना लास्ट में। और जो इसका फॉर्मेट होता है ना, ऐसे होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल की बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि एक आईपी एड्रेस देता हूँ मैं 192.168.1.1 ऐसे। तो यहाँ पे ऐसा एक आईपी एड्रेस का आपको पता होगा, जिसमें ये तो संख्याएं हो गई दोस्तों, क्या होगी दोस्तों, ये तो संख्याएं हो गई आपकी, ठीक है, और ये डॉट है ना, ये क्या है दोस्तों, ये डॉट्स हैं आपके, क्या है दोस्तों, डॉट्स हैं। तो ऐसे आपको आईपी एड्रेस दिखाई देता है, ठीक है, एग्जांपल दिया है मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया आपको आईपी एड्रेस। किस किस को समझ में आ गया भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा। तो क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 40 में से आपके कितने सही हो गए जल्दी से मुझे बताइएगा, और अब देखते हैं 10 में से आपके कितने सही होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 41वें क्वेश्चन की, और 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडेम का कार्य क्या है, मॉडेम का कार्य क्या है, डाटा को एनालॉग से डिजिटल में बदलना, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, फाइल डिलीट करना या पासवर्ड स्टोर करना। दोस्तों मॉडेम का जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों डाटा को एनालॉग से
डिजिटल में बदलना। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 42वें क्वेश्चन की और 42वां क्वेश्चन है सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल या जूम। दोस्तों सर्च इंजन का सीधा सा मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं तो किस पे करेंगे? गूगल पे करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सर्च इंजन का उदाहरण है दोस्तों गूगल। ठीक है, इससे हम ऑनलाइन मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं जूम से। ठीक है, हम बात करें व्हाट्सएप, फेसबुक की तो ये होती है दोस्तों सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक तरीके से ऐप होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 43। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? SMTP, POP3, HTTP या FTP? बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आपको किसी को ईमेल भेजनी है, क्या दोस्तों ईमेल भेजनी है किसी को, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे SMTP का। क्या दोस्तों SMTP का करेंगे? इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। तो ईमेल भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? SMTP का करेंगे। POP3 का किसमें करेंगे दोस्तों? ईमेल प्राप्त करने में करेंगे दोस्तों। किसमें दोस्तों? प्राप्त करने में करेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और POP3 का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। और 3 का मतलब होता है 3 संस्करण से है दोस्तों। किससे है दोस्तों? संस्करण है 3। HTTP का होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और FTP का होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर ओके प्रोटोकॉल। उम्मीद है समझ में आ गया आपको सब कुछ। ठीक है, तो 43वां सवाल समझ में आ गया होगा। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम लेंगे दोस्तों? SMTP लेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। किस किस को समझ में आ गया भाई? अब चलते हैं 44 सवाल की ओर। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? अब बात करें प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए SMTP, FTP, POP3 या IMAP या फिर बात करें HTTP। दोस्तों बात करें यहाँ पे ईमेल प्राप्त करने के लिए, तो रिसीव करने के लिए आपको 2 प्रोटोकॉल काम आते हैं एक तरीके से। एक तो POP3, एक होता है IMAP। ये आते हैं दोस्तों रिसीव करने के लिए। ओके, और यहाँ पे ये आता है दोस्तों भेजने के लिए, सेंड के लिए काम आता है ये। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, और मैंने अच्छे समझा भी दिया आपको पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, लेकिन यहाँ से एक सवाल, ईमेल में हम कितने MB की फाइल भेज सकते हैं एक साथ में? 25 MB की भेज सकते हैं। ध्यान रखना 25 MB की हम फाइल भेज सकते हैं एक साथ में, इससे बड़ी नहीं कर सकते हैं 25 MB से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 45 सवाल की और 45वां है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, नोटपैड, पेंट या एक्सेल। दोस्तों क्लाउड स्टोरेज मतलब ऑनलाइन अगर कोई चीज आप स्टोर करते हो तो इसे बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। और ये करती है दोस्तों गूगल ड्राइव। कौन करती है दोस्तों? गूगल ड्राइव करती है। अब गूगल ड्राइव की थोड़ी सी बात कर ले हम, तो यहाँ पे हम 15 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर 15 GB से ज्यादा आप डाटा स्टोर करोगे तो आपको फिर परचेज करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, फिर आप मनवंत का खरीदो, ऐसा होता है। ठीक है, 15 GB तक आपको एकदम फ्री रहता है दोस्तों ये। ठीक है, गूगल की तरफ से। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 46वें क्वेश्चन की ओर। OTP वेरिफिकेशन किसके लिए होता है? फाइल डाउनलोड करने के लिए, यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, सिस्टम रिस्टार्ट के लिए, स्टोरेज बढ़ाने के लिए। दोस्तों OTP का जो एक तरीके से होता है फुल फॉर्म क्या होता है? OTP का वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, और ये होता है दोस्तों यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए। ओके, तो उम्मीद है 46वां समझ में आ गया होगा आपको भाई, यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 47वीं की ओर। कैप्चा का उपयोग, यूज ऑफ कैप्चा ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए, इमेज अपलोड करने के लिए, इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए, या पासवर्ड बदलने के लिए। कैप्चा का उपयोग क्या होता है दोस्तों? ठीक है, कैप्चा समझाऊं मैं। जैसे कोई भी आप साइट डाउनलोड करते हो, कई बार ऐसा बॉक्स आ जाता है, उस बॉक्स के अंदर ऐसे लिखा आता है जैसे कि U1ZHP, फिर उसको आप ऐसे कैसे देख करके ऊपर टाइप करते हो, ऐसे कैसे ना। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कैप्चा कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्चा
लिख देता हूँ वापिस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CAPTCHA, कैप्चा बोलते हैं इसको, है ना। तो इसे हम क्या उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों, ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए। मतलब एक तरीके से बॉट है या रोबोट हो तो थोड़ी ना है, आप ह्यूमन ही है ना, इसलिए चेक करने के लिए हमको इस करना पड़ता है, ठीक है। तो ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए क्लियर यहाँ तक का कैप्चा कोड का उपयोग होता है। मैंने समझा दिया क्या होता है कैप्चा कोड, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आराम से समझ सकता है। और हाँ, अभी तक अगर आपने वीडियो शेयर नहीं की तो अब तो कर दो भाई, 3 ही क्वेश्चन बच रहे हैं अब तो, जल्दी से कर दो शेयर दोस्तों के पास में, ठीक है, जिससे उनको भी थोड़ा लाभ मिल सके इस क्लास का। अब चलते हैं दोस्तों 48वें क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या है, बता दिया मैंने जस्ट अभी पीछे। लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या लो एरिया नेटवर्क। दोस्तों यहाँ पे बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में, एक तरीके से लैन का बात करें तो यहाँ पे आता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या आता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 49 की ओर। 49 क्वेश्चन है हमारा, वैन का पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एक्सेस नेटवर्क या वेब एप्लीकेशन नेटवर्क या वायरलेस एरिया नेटवर्क। बताइए दोस्तों वैन का पूरा नाम क्या है, मैं बता चुका हूं इसका, तो इसका तो आप दे ही सकते हैं आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वैसे आज का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वैन का जो पूरा नाम है भाई वो है एक तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क। किस किस का सही है 49 में, अगर आपका 49वां सही है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, सही होना चाहिए वैसे आपका ये क्वेश्चन, गलत तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और 50वां क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए क्योंकि लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, हमारे एडिटर ने लिखा नहीं इस क्वेश्चन को, तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों 50वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 50वां क्वेश्चन है कि सेवेज की, बहुत ईजी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपके लिए, सेवेज है ना कि शॉर्टकट क्या है, SHORT, शॉर्ट कट की क्या है। समझ में आ गया राइटिंग आपको मेरी, सेवेज की। ओके, सेवेज की शॉर्टकट की क्या है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, ओके, F5। दूसरा दे रहा हूं मैं यहाँ पे B ऑप्शन, कंट्रोल के साथ में S, ठीक है। C ऑप्शन यहाँ दे देता हूं मैं आपको, C ऑप्शन रहेगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में मैंने यहाँ पे कर दिया F2, ओके, या फिर D ऑप्शन कर दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे F12। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सेवेज की शॉर्टकट की। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेवेज जो मैंने बताया दोस्तों, सेवेज का जो शॉर्टकट पूछा है मैंने आपसे, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। आज का अंतिम सवाल रहेगा अपना, देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों F12। F12 से हम क्या कर सकते हैं, सेवेज डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं F12 से, ओके। कंट्रोल S से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेव कर सकते हैं ओनली, ठीक है। और सेव एज का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से जो फाइल पहले से सेव है उसकी कॉपी फाइल बना करके दोबारा किसी और नाम से सेव करना, अदर लोकेशन पे सेव करना, सेव एज का काम होता है दोस्तों, ठीक है। मतलब पहले से कोई फाइल सेव है उसको किसी और लोकेशन पे या किसी और नाम से सेव करना सेव एज का वर्क होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और मैं जाते जाते आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे बताइए दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं इस क्लास के अंदर, ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं आपके, ठीक है। और अगर आपके इस क्लास में 35 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना भाई, 35 से कम, तो आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप मेरी प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट देखो पूरी की पूरी। प्लेलिस्ट में काफी सारी क्लास डाल रखी है मैंने, उन क्लासों को सबको देखो दोस्तों आराम से, ठीक है। तो उम्मीद है आप उनको देखोगे, आप उनसे सीखोगे कुछ। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप नोटबुक लेकर के उनको लिखो आराम से, जिससे आपकी आसानी हो जाए। आसानी का मतलब ये होता है दोस्तों कि बार बार आप क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, आप अपनी नोटबुक ओपन करोगे, अपना वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा था आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर देना दोस्तों, क्या कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी लाभ मिल सके इसका। और क्लास कैसी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही देना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।